आज ना शायद राहुल गांधी का सपना सच हो चुका है। What is the message? The message is that India's Gen Z and youth have the power to restore democracy with Satya and Ahimsa. क्योंकि वो जिस जेनजी के रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे ना, वो भारत में सच में शुरू हो चुका है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। क्योंकि जेनजी जो है ना, वो अपने कल्चर से दूर नहीं बल्कि और क्लोज हो रही है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और इस रेवोल्यूशन का ना सबसे बढ़िया एग्जांपल है देवव्रत महेश राखे। अब जिन्हें इस व्यक्ति के बारे में नहीं पता, उनको बता दूं कि इस 19 साल के देवव्रत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद ही कोई कर पाए। बेसिकली इस व्यक्ति ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यांतिना शाखा के करीब 2000 मंत्रों को 50 दिन तक बिना पढ़े, बिना देखे, सिर्फ स्मृति में यानी कि मेमोराइज करते हुए रिसीट किया है। देवो वः सविता प्रर्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाज कर्मणे। और भाई साहब, ये ना किसी भी सेंस में आसान नहीं है, लेकिन इसको अचीव किया गया है दंड कर्मा मेथड के थ्रू, जो कि वैदिक ओरल ट्रेडिशंस का सबसे कठिन और सबसे अनफॉरगिविंग मेथड है। दंड कर्मा मेथड को सिंपल भाषा में समझे तो बात यह है कि हर मंत्र को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऐसे अरेंज किया जाता है कि कुल मिलाकर 25 लाख अलग अलग पद बन जाते हैं। और इसके बाद इन मंत्रों को बोलने वालों को इन 25 लाख पदों को बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक भी बिना सिलेबल की गलती के बोलना होता है, क्योंकि एक भी गलती हुई तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। 50 दिन तक लगातार रोज 4 से 5 घंटे किसी भी बिना लिखित टेक्स्ट को देखे सिर्फ अपनी मेमोरी के भरोसे इस काम को किया जाता है। और ये काम ह्यूमन ब्रेन के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। खुद मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन इतनी लेयर्ड मेमोरी को इतने लंबे समय तक बिना एरर सस्टेन ही नहीं कर सकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां पर वैदिक ट्रेडिशन से एक प्रैक्टिकल साइंस बनकर सामने आती है। व्याकरण, छंद और शिक्षा जैसे वेदांग जो है, वो इस मंत्रोच्चारण को एक ओरल एन्क्रिप्शन टेक्निक बना देते हैं। इसी एन्क्रिप्शन की वजह से हजारों साल तक वेद जो थे वो कभी करप्ट नहीं हुए थे। हमारी परंपरा ने लिखित ट्रेडिशंस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि श्रुति और स्मृति जैसे ऑडियो मेमोरी प्रिजर्वेशन पर भरोसा किया। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आधुनिक इतिहास में ऐसा काम जो है सिर्फ 2 बार किया गया है। पहली बार 200 साल पहले नारायण शास्त्री द्वारा किया गया था, और दूसरी बार अभी हाल ही में अयोध्या में देवव्रत द्वारा। लेकिन सोलो लेवल पर जो देवव्रत ने आज किया ना, वो एक मिरेकल है। इसीलिए सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक वैदिक अचीवमेंट नहीं है, ये ह्यूमन कॉग्निटिव कैपेसिटी का बेंचमार्क है। और यही बात लेफ्टिस्ट और नीले कबूतरों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जितना वो चाहते हैं ना कि वैदिक नॉलेज दबे, वो उतनी ही ऊपर आती जा रही है। और इसीलिए भाई साहब भयंकर मेल्टडाउन शुरू हो चुके हैं। एक भाई साहब लिखते हैं कि चाइना गोल्ड मेडल जीत रहा है, अमेरिका स्पेस में जा रहा है, और भारत के लोग जो हैं वो श्लोक रटकर बाबा बन रहे हैं। तो भाई इसका जवाब यह है कि स्पोर्ट्स में भी सनातनी आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस में भी सनातनी वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। और अगर कोई सनातनी वैदिक ट्रेडिशंस को रिवाइव कर रहा है ना, तो इससे तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ऐसे ही एक और बंदे ने कहा कि ये तो ब्राह्मणवाद है, इनका काम और कुछ नहीं है, इनको तो बस मंत्र रटने होते हैं। एक भाई साहब ने तो सार्केस्टिक वे में रोस्ट करते हुए कहा कि नासा को नया साइंटिस्ट मिल गया है, अब ये साइंटिस्ट जो है ना, वो जब चाहे पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त कर सकता है। एक भाई साहब ने तो पूरी की पूरी कविता ही लिख दी कि क्या इस काम को करके आपने कैंसर की दवा का आविष्कार कर लिया है, क्या आपने एड्स की दवा का आविष्कार कर लिया है, क्या आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है, या फिर आपने अंतरिक्ष में नए ग्रह की खोज कर ली है, क्या आपने मंत्र से आतंकवाद को भस्म करने का फॉर्मूला बना लिया है। ऐसा क्या इन्वेंट किया है देवव्रत ने? तो इन भाई साहब को मेरा जवाब है कि हर उपलब्धि का पैमाना इन्वेंशन नहीं होता है। कैंसर की दवा, गोल्ड मेडल, नए ग्रह की खोज करना, ये विज्ञान की जीतें हैं, लेकिन वेदों को संपूर्ण कंठस्थ करना मानव क्षमता और अनुशासन की जीत है। देवव्रत ने नया इन्वेंशन नहीं किया है, लेकिन उसने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दे। हर चीज को साइंस की कसौटी पर तोलने वाले लोग भूल जाते हैं कि कभी कभी मनुष्य की लिमिट ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। और अगर साइंस की कसौटी पर तुलना करनी है ना, तो देवव्रत की ये अचीवमेंट साइंटिस्ट को डायरेक्ट हेल्प करेगी एक तरीके से। वैज्ञानिकों के लिए देवव्रत की अचीवमेंट एक रेयर साइंटिफिक केस स्टडी बन सकती है, जिससे दिमाग के बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है। न्यूरो साइंटिस्ट ये जान सकते हैं कि इतने लंबे समय तक मंत्रों को लगातार बोलने से ब्रेन में मेमोरी और लर्निंग से जुड़े पाथवेज जो होते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस या फिर कॉर्टेक्स, उनकी कनेक्टिविटी किस तरीके से बदल जाती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रिसर्चर्स ये स्टडी कर सकते हैं कि देवव्रत इतने बड़े वॉल्यूम में भी इतना लो एरर रेट कैसे मेंटेन करता है। ऑडिटरी न्यूरोसाइंस वाले ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो इतने लंबे समय तक पिच,
रिदम और प्रोनाउंसिएशन को कैसे स्टेबल रख पाता है। हाई क्वालिटी ऑडियो को टेस्ट करने से समझा जा सकता है कि उसकी वॉइस और आर्टिकुलेशन में कंसिस्टेंसी कैसे आती है। अटेंशन रिसर्च करने वाले ये देख सकते हैं कि देवव्रत का दिमाग 50 दिनों तक हर रोज 4 से 5 घंटे लगातार फोकस को कैसे बनाए रखता है, क्योंकि इन सब चीजों से ना ये पता चलता है कि लॉन्ग रिचुअल्स और डिसिप्लिन प्रैक्टिस जो होती है वो ह्यूमन अटेंशन को कैसे स्टेबल बनाती है। न्यूरोलिंग्विस्टिक्स ये स्टडी कर सकते हैं कि इतनी स्ट्रिक्ट फोनेटिक परंपरा में ट्रेनिंग लेने से ब्रेन के लैंग्वेज वाले हिस्से कैसे शेप होते हैं। बार बार वही प्रिसाइज पैटर्न दोहराने से स्पीच से जुड़े न्यूरॉन्स कैसे रिफाइन होते हैं। कॉग्निटिव लोड रिसर्चर्स ये एनालाइज कर सकते हैं कि इतना ह्यूज इंफॉर्मेशन लोड देवव्रत का दिमाग कैसे मैनेज कर पा रहा है। और इन सब चीजों से न्यू थ्योरीज बन सकती हैं कि हमारे ब्रेन की लिमिट एक्चुअल में कितनी है और दिमाग एरर को मिनिमाइज कितना कर सकता है। और इसीलिए अगर इन सारी बातों को मिलाकर देखा जाए ना तो देवव्रत की अचीवमेंट साइंटिस्ट के लिए एक बहुत अनोखा मौका देती है ये समझने के लिए कि इंसान बिना किसी लैब की मदद के इतनी हाई लेवल ऑफ मेंटल परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकता है। लेकिन स्टिल इन सब चीज़ों के बाद भी ना एक लिबरल आता है और कहता है कि ये सब तो बहुत इजी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। एक भाई साहब तो फ्लो में और आगे निकल गया। ये कहने लगा कि 2000 मंत्र याद करने से क्या होगा, पढ़ाई लिखाई के वक्त यही करेंगे तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी और उसके बाद आरक्षण को गाली देंगे। भाई साहब, जो लड़का पूरा वेद बिना किताब देखे कंठस्थ कर सकता है उसके लिए एग्जाम की बुक पढ़ना कोई चैलेंज नहीं है। और वैदिक रिसिटेशंस में रट्टा नहीं होता है, वहाँ होता है ग्रामर, स्वर, फोनेटिक्स, रिदम, पिच, सीक्वेंस, परमुटेशंस, ये सब एक साथ होते हैं। 25 लाख पदों का मतलब है कि 25 लाख बार एक ही पैटर्न को बिना देखे बिना गलती के फॉलो करना। और एक्सेल की 40 रोज देखकर चक्कर खा जाने वाले लोग इसे इजी बोल रहे हैं। और ऊपर से दंड कर्मा जो है वो एक मैथमेटिकल मेमोरी सिस्टम है जिसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, रिसिटेशंस, साइकिल्स, फोनेटिक्स, एनक्रिप्शन, मल्टी लेयर्ड लॉजिक, रिकॉल, ये सब कुछ एक साथ चलता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे एडवांस कोग्निटिव आर्किटेक्चर कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि ये काम हजारों वर्ष पहले कर चुके हैं। ये मेमोरी इंजीनियरिंग है एक तरीके से। और इसी बीच ना एक और भाई साहब का तो एक और अजीबोगरीब मेल्टडाउन आया। उसने कहा कि ये सब करने से क्या जॉब मिलेगी, जॉब तो एआई ही देगा। क्या आयरनी है भाई साहब, जिस सिविलाइजेशन को, सभ्यता को लोग बैकवर्ड कहते हैं, उसी सिविलाइजेशन ने दुनिया को जीरो, एल्जेब्रा, सर्जरी, मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, लिंग्विस्टिक्स, मेडिटेशन, साइंस, ये सब कुछ दिया है। आज पूरी दुनिया माइंडफुलनेस और अटेंशन साइंस उसी से सीख रही है। सभ्यता हमेशा लोहे और मशीनों से नहीं बनती है। कभी कभी सभ्यता वो चीजें बनाती है जो इंसानी दिमाग को मजबूत करती हैं और वही दिमाग आगे चलकर बाकी सब कुछ बनाता है। आज हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारे ऋषियों ने एक ऐसे ऑडियो बेस्ड एनक्रिप्शन को छोड़ा है हमारे साथ जो हजारों सालों तक करप्ट नहीं होता है। यही श्रुति स्मृति सिस्टम है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो ना शुक्ल यजुर्वेद बचता, ना सामवेद बचता, ना ऋग्वेद बचता। देवव्रत राखे जैसे लोग इसी हेरिटेज को आगे लेकर जा रहे हैं। ये जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी के लिए कर रहे हैं। देवव्रत राखे का अचीवमेंट एक डिक्लेरेशन है कि भारत की वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस जिसे हजारों सालों की लूट और कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम ने दबाने की कोशिश की थी, वो ट्रेडिशन अब लौट रही है और पहले से ज्यादा पावरफुल रूप में लौट रही है। और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा डर इसी बात से है। उनका डर ये नहीं है कि एक लड़का मंत्र याद कर रहा है, उनका डर ये है कि भारत अपनी बुद्धि की असली जड़ों पर खड़ा होना शुरू कर चुका है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का अचीवमेंट नहीं है, ये भारत का अनाउंसमेंट है कि हम लौट रहे हैं और इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ।